क्लास 12th के छात्रों का एक नया चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग आज शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 12th के छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बेहद उपयोगी चैप्टर है। एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी तथ्य इस चैप्टर में छिपे होंगे उन्हें एक एक करके हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा का प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक अपने संपत्तियों के वितरण में किन सिद्धांतों का पालन करता है। इस प्रश्न को कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि एक कुशल बैंकर तरलता और लाभदायकता दो विपरीत सिद्धांतों के बीच में समन्वय करता है, विवेचना करें। चलिए, बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग व्यावसायिक बैंक के बारे में जानते हैं कि व्यापारिक बैंक आम जनता का बैंकर होता है। हम लोग व्यापारिक बैंक के बारे में ये बात भी जानते हैं कि व्यापारिक बैंक मुद्रा का और साख मुद्रा का व्यापार करता है। जब कोई व्यावसायिक बैंक अपने परिसंपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगता है तो वह बहुत सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। एक बार रिपीट करते हैं। जब व्यावसायिक बैंक अपने संपत्तियों को बांटने लगते हैं, अपने संपत्तियों का वितरण करने लगते हैं, तो कई मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अपने परिसंपत्तियों का वितरण करते हैं। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आज हम लोग मुख्य 5 सिद्धांतों को समझेंगे, जिन सिद्धांतों का पालन करते हुए किसी देश का व्यावसायिक बैंक अपने संपत्तियों का वितरण करते हैं। व्यावसायिक बैंक अपने संपत्तियों के वितरण में कई सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मुख्य 5 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक बैंक अपनी संपत्तियों का बंटवारा करते हैं। वे मुख्य सिद्धांत कौन कौन हैं? तो पहला है लाभदायकता, दूसरा तरलता, तीसरा विनियोजन की विविधता, चौथा संपत्तियों की सुरक्षा और 5वां राष्ट्रीय हित। हम लोग इन 5 सिद्धांतों पर अपने चर्चा को केंद्रित करेंगे। चलिए, हम लोग इन 5 सिद्धांतों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग अपने चर्चा के क्रम में समझे कि व्यापारिक बैंक अपने संपत्तियों के वितरण में कई सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन प्रमुख 5 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला क्या हम लोग देखें? लाभदायकता। लाभदायकता, दूसरा तरलता, तीसरा विनियोजन की विविधता, विनियोजन की विविधता, चौथा संपत्तियों की सुरक्षा, और 5वां हम लोग देखें राष्ट्रीय हित। हम लोग अभी तक समझे कि व्यावसायिक बैंक अपने संपत्तियों का वितरण करते समय इन 5 सिद्धांतों को जरूर अपने ध्यान में रखता है। वो 5 सिद्धांत कौन थे? फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला लाभदायकता, दूसरा तरलता, तीसरा विनियोजन की विविधता, चौथा संपत्तियों की सुरक्षा और 5वां राष्ट्रीय हित। हम लोग चलिए पहले सिद्धांत को पहले समझ लें। ये लाभदायकता क्या है? हम लोग जानते हैं कि व्यावसायिक बैंक लाभ कमाने के लिए काम करता है। व्यावसायिक बैंक लाभ से प्रेरित होकर मुद्रा और साख मुद्रा का व्यापार करता है।
हम लोगों को ये बात पता है कि हम लोग जो पैसा बैंकों के पास रखते हैं, यदि बैंक उन सारे पैसों को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखे, अपने पास नगद के रूप में रखे, तो क्या बैंकों को लाभ होगा? प्रश्न फिर से सुनिएगा। हम लोग जो धन राशि बैंकों के पास जमा करते हैं, यदि इन पैसों को बैंक अपने तिजोरी में नगद के रूप में रखेगा, तो क्या व्यावसायिक बैंक को लाभ होगा? तो इसका आप भी जवाब जानते होंगे कि यदि बैंक हम लोगों के द्वारा दिए गए पैसे को अपने तिजोरी में नगद रखे रहेगा, तो बैंक को लाभ नहीं होगा। लाभ कमाने के लिए बैंक को क्या करना होगा? तो बैंक को लाभ कमाने के लिए तरलता का त्याग करना पड़ेगा। मतलब जो पैसा हम लोग बैंकों के पास रखे हैं, वो सारा पैसा वो अपने पास नगद नहीं रखेगा। उस पैसा को बैंक अन्य ग्राहकों को ऋण के रूप में देगा, निवेश करेगा। यदि अपने पास पैसा को लिक्विड फॉर्म में रखता है, तरल रूप में रखता है, नगद रूप में रखता है, तो बैंक को लाभ नहीं होगा। हम लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि जो धन जितना अधिक नगद होगा, जितना अधिक तरल होगा, वह उतना ही कम लाभदायक होगा। हम लोग अभी चर्चा किए कि बैंक लाभ कमाने वाली संस्था है। लाभ कमाने के लिए वो अपने पास तरल मुद्रा नहीं रखेगा, तो व्यावसायिक बैंक को लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग जानते हैं कि व्यावसायिक बैंक आम जनता का बैंकर होता है, आम लोगों का बैंकर होता है। और हम लोग जो पैसा व्यावसायिक बैंकों के पास नगद के रूप में रखते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वह पैसा हमारे पास ही है। हमें जब भी ज़रूरत होता है, हम लोग बैंक से अपने पैसे की मांग कर सकते हैं। अब सोचिए, जो पैसा हम लोग व्यावसायिक बैंकों के पास नगद के रूप में रखे हैं, व्यावसायिक बैंकों के पास जो पैसा हम रखे हैं, अगर उस पैसा को बैंक अन्य ग्राहकों को ऋण दे दे, उधार दे दे, बैंक अपने पास नगद रूप में धन राशि को न रखे और हम अपना पैसा निकालने के लिए बैंक चले जाएं, तो बैंक ग्राहकों को भुगतान करने नहीं सकेगा। हम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस, उसकी जो नींव होती है, उसका जो भरोसा होता है, मतलब किसी भी बिजनेस का जो नींव है, वह ग्राहकों का भरोसा है। मतलब यदि ग्राहकों का विश्वास उठ जाएगा, तो कोई भी व्यापारी अपने व्यापार में असफल हो जाएगा। अगर हम लोग जो पैसा बैंक के पास रखे हैं, अगर बैंक हमारा पैसा हमें वापस करने तत्काल नहीं सकेगा, तो ग्राहकों का विश्वास बैंक से उठ जाएगा। यही कारण है कि बैंक को अपने पास अपनी जमा राशि का एक निश्चित भाग लिक्विड फॉर्म में भी रखना होता है, नगद के रूप में भी रखना होता है, ताकि ग्राहक जब भी उससे धन राशि निकालना चाहें, अपने पैसे की मांग करें, ये ग्राहकों को भुगतान कर सकें। तो यहाँ हम लोग ये समझे कि लाभ कमाना और तरल रखना दो विपरीत सिद्धांत है। यदि बैंक लाभ कमाना चाहेगा, तो तरलता का त्याग करना होगा। तरलता मतलब नगद रखना। यदि बैंक लाभ कमाना चाहता है, तो तरलता का त्याग करता है। यदि वो तरल रखना चाहेगा, तो लाभदायकता का त्याग करता है। मतलब लाभदायकता और तरलता व्यावसायिक बैंक के लिए दो विपरीत सिद्धांत होते हैं। और एक कुशल बैंकर को तरलता और लाभदायकता के बीच से होकर एक रास्ता निकालना होता है। मतलब बैंक को लाभ भी कमाना होगा, बैंक को तरल भी रखना होगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि एक कुशल बैंकर लाभदायकता और तरलता दो विपरीत सिद्धांतों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो हम लोग अभी तक अपने चर्चा के क्रम में समझे
कि बैंक जब अपने संपत्तियों का वितरण करेगा तो लाभदायकता और तरलता दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने परिसंपत्तियों का वितरण करेगा। तो हम लोग लाभदायकता और तरलता में क्या रिलेशन है ये समझ लिए। हम लोग ये भी निष्कर्ष के रूप में देखें कि जो धन जितना ज़्यादा तरल होगा उतना कम लाभदायक होगा, जितना अधिक लाभदायक होगा उतना ही कम तरल होगा। तो लाभदायकता और तरलता दो विपरीत सिद्धांत हैं और एक कुशल बैंकर को इन दोनों विपरीत सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। अब चलिए हम लोग तीसरे सिद्धांत की ओर आए कि बैंक अपने संपत्तियों के वितरण में विनियोजन की विविधता का सहारा लेता है। यहाँ ध्यान से समझना है कि विनियोजन की विविधता क्या है और विनियोजन की विविधता का महत्व व्यावसायिक बैंकों के लिए क्या हो सकता है। विनियोजन की विविधता का मतलब है कि जब देश का व्यापारिक बैंक अपने संपत्तियों का बंटवारा करने लगते हैं तो एक ही तरह के ग्राहकों को सारा धनराशि उपलब्ध नहीं करवाते हैं। जैसे बैंक यदि कर्ज देने लगे तो सारा कर्ज एक ही तरह के आय वर्ग या एक ही तरह के व्यापार के लोगों को उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इसका विनियोजन की विविधता का दूसरा मतलब भी है कि एक व्यक्ति को बहुत अधिक धनराशि देने से अच्छा होता है बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा ऋण दिया जाए। चलिए इसे हम लोग उदाहरण से समझें। कोई भी व्यापारिक बैंक एक अंडा व्यापारी के समान काम करता है। तो आप पूछेंगे कि बैंक का अंडा व्यापारी जैसा काम करने का क्या मतलब है। जैसे कोई अंडा व्यापारी अपने दुकान के सभी अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखता है बल्कि अलग अलग टोकरी में रखता है। अब सोचिए कोई अंडा व्यापारी है अपने दुकान के सभी अंडों को एक ही टोकरी में रख दिया और गलती से वो टोकरी गिर गया तो क्या होगा। उस अंडा व्यापारी का बिजनेस मिनटों में चौपट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब देश का व्यापारिक बैंक उधार देने लगता है तो एक ही तरह के ग्राहकों को उधार नहीं देता है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए बैंक अपना सारा कर्ज अपना सारा उधार दे दिया किसान को। किसान ईमानदार है, वो चाहता है कि बैंक से लिया गया उधार वो समय पर लौटा दे। लेकिन सोचिए अकाल आ गया, भयंकर अकाल में किसान वर्ग फंस गया तो किसान ईमानदार रहने के बाद भी बैंकों से लिए गए ऋण को लौटाने नहीं सकेंगे। अब ऐसा हुआ होता कि बैंक कुछ पैसा किसान को उधार दिया होता, कुछ उद्योगपति को उधार दिया होता, कुछ नौकरी वालों को उधार दिया होता, कुछ स्वरोजगार करने वालों को उधार दिया होता। तो ऐसी स्थिति में एक व्यापार में अगर संकट भी आता तो दूसरे व्यापार के लोग बैंकों से लिए गए धन को लौटा देते। यही कारण है कि बैंक अंडा व्यापारी के समान काम करता है। चलिए हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में एक मामला देखे होंगे विजय माल्या का, कि बैंक कोई खास बैंक विजय माल्या को बहुत बड़ी राशि उधार के रूप में दे दिया। उसके व्यक्तिगत साख पर विजय माल्या को एक बहुत बड़ी धनराशि उपलब्ध करा दिया गया। अब विजय माल्या वो सारा उधार लेकर के भाग गया। अब सोचिए विजय माल्या को जो अरबों रुपये दिए गए थे वही अरबों रुपये लाखों लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिया गया होता। एक आदमी अगर भाग भी जाता तो बाकी लोग बैंक का पैसा लौटा देते। तो हम लोग यहाँ विनियोजन की विविधता का दो मतलब देखे। पहला मतलब क्या था, तो विनियोजन की विविधता का पहला मतलब था कि बैंक एक ही आय वर्ग के लोगों को उधार देने के जगह में अलग अलग आय वर्ग के लोगों को उधार देता है। विनियोजन की विविधता का दूसरा मतलब था
कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऋण देने के स्थान पर बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा ऋण देना। तो हम लोग ये देख लिए कि विनियोजन की विविधता, लाभदायकता और तरलता, इन 3 सिद्धांतों को समझे। एक बार रिपीट कर लें। बैंक संपत्तियों के वितरण में कई सिद्धांतों का पालन करता है। हम लोग मुख्य 5 सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। पहला लाभदायकता, दूसरा तरलता, तीसरा विनियोजन की विविधता, चौथा संपत्तियों की सुरक्षा और 5वां राष्ट्रीय हित। हम लोग 3 सिद्धांतों को समझ लिए। हम लोग चौथे सिद्धांत की ओर आते हैं। चौथा सिद्धांत है कि बैंक संपत्तियों के वितरण में संपत्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। हम लोग जानते हैं कि बैंक दूसरे के धन का व्यापार करता है। जब दूसरे का धन हमारे पास हो, अगर दूसरे का धन हमारे पास हो तो वह धन हमारे लिए जवाबदेही होता है, हमारे लिए जिम्मेदारी होता है। यही कारण है कि बैंक ग्राहकों के संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए ही वो संपत्तियों का वितरण करते हैं। पहले बैंक व्यक्तिगत साख के आधार पर भी लोगों को उधार दे दिया करते थे। व्यक्तिगत परफॉर्मेंस, व्यक्तिगत साख किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है तो बैंक उसे उधार दे देते थे। लेकिन अब बैंक उधार देते समय जमानत और गारंटर 2 चीज़ जरूर मांगते हैं। बिना गारंटर का और बिना जमानत का बैंक उधार नहीं देते हैं। तो हम लोग चर्चा किए कि बैंक संपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपने संपत्तियों का वितरण करते हैं। चलिए हम लोग 5वें सिद्धांत की ओर आए। 5वां सिद्धांत था राष्ट्रीय हित। हम लोग जब अपने चर्चा की शुरुआत किए थे तो अपने चर्चा की शुरुआत में ये समझे थे कि देश के व्यावसायिक बैंक, देश के वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक मुद्रा का और साख मुद्रा का व्यापार करते हैं। हम लोग ये चर्चा किए थे कि बैंक मुद्रा का और साख मुद्रा का व्यापार करते हैं। तो जहाँ व्यापार शब्द आया वहाँ लाभ भी आएगा। व्यापार का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है और हम लोग जानते हैं कि जहाँ लाभ की बात होगी वहाँ सामाजिक हितों की उपेक्षा भी स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जब बैंक लाभ के लिए काम करेगा तो ये राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा भी कर सकते हैं। प्रारंभ में आप जानते होंगे कि अधिकतर बैंक किस सेक्टर में थे, तो निजी क्षेत्र में थे। बैंक किसको उधार देते थे, तो जरूरतमंद व्यक्ति को उधार देने से बचते थे। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को उधार देते थे, ये बड़े व्यवसायियों को उधार देते थे, ये छोटे लोगों को, छोटे कारोबारियों को उधार देने से बचते थे। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन बैंक सामाजिक हितों की, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते थे। हम लोग जानते हैं कि 1969 का जो साल है, 1969 का जो साल है वो बैंकिंग इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वो कैसे बैंक थे, तो 1969 में हम लोग देखें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कैसे बैंक, जिनकी पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपया रहा होगा या 50 करोड़ से जिन बैंकों की पूंजी अधिक था उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। वो कितने बैंक थे, तो 14 बैंक। फिर हम लोग जानते हैं कि 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। कैसे बैंक, जिनकी पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपया रहा था, वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि राष्ट्रीयकरण का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बड़े बड़े व्यापारिक बैंकों के साथ का हुआ। कैसे बैंक, जिनकी पूंजी कम से कम 50 करोड़ रुपया था, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पुनः 1980 में 6 बड़े बैंक, जिनकी पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपया या उससे अधिक रहा था, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था
कि बैंकों के पास जो पैसा है वो बैंकों की निजी संपत्ति नहीं है। देश के करोड़ों जमाकर्ता जब व्यावसायिक बैंकों के पास पैसा जमा किए हैं तब व्यावसायिक बैंकों का व्यापार फल फूल रहा है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकों के पास जो पैसा है वो बैंकों का पैतृक संपत्ति नहीं है। शुद्ध भाषा में आप कहें कि बैंकों के बाप की संपत्ति नहीं है। ये पैसा देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा है। इसलिए व्यावसायिक बैंक जब अपने संपत्तियों का वितरण करें तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखें। बैंक को लाभ कमाना है, लाभ कमाएं, लेकिन राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर ये लाभ न कमाएं। तो हम लोग अभी जो चर्चा किए कि व्यावसायिक बैंक अपने संपत्तियों के वितरण में बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करते होंगे, लेकिन ये 5 मूलभूत सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का पालन व्यावसायिक बैंक करते हैं और संपत्तियों का वितरण करते हैं। अभी आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखे हुए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के चर्चा पर ही आधारित हैं। आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और आप इसका उत्तर कमेंट्स करके हमें बताइए। आप अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए, गति दीजिए। हम लोग इसी प्रकार से 12वीं के NCERT के हर टॉपिक पर वीडियो क्लास की श्रृंखला उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।